बच्चों, आपके अपने हिंदी साहित्य संसार चैनल में स्वागत है। आज मैंने लीलाधर मंडलोई की कहानी ततारा वामीरो कथा पर वीडियो तैयार किया है, जो कि क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रम स्पर्श के गद्य खंड में सम्मिलित है। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों। इसकी समीक्षा को समझना बेहद अहम है। और हाँ बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। आइए समझते हैं, पढ़ते हैं ततारा वामीरो कथा। जिन निरर्थक रूढ़ियों की वजह से प्रेम जैसे पवित्र रिश्ते का बलिदान देना पड़े और मासूम इंसानों को टूटकर बिखर जाने पर मजबूर हो जाना पड़े, क्या ऐसी बोझ बन जाने वाली रूढ़ियों परंपराओं का वक्त रहते ही टूट जाना जरूरी नहीं? रूढ़ियों में जकड़े हुए समाज में, समाज द्वारा बनाए गए बंधनों में किस प्रकार एक युगल को अपने प्रेम और जीवन का बलिदान करना पड़ता है, इसकी एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर प्रस्तुत करती है लीलाधर मंडलोई की लोक कथा पर आधारित कहानी ततारा वामीरो कथा। लीलाधर मंडलोई मुख्य रूप से कवि हैं, परंतु कथाओं में उनकी गहरी पकड़ है। उनके काव्य का प्रभाव व उनका समाज शास्त्रीय ज्ञान उनकी कहानियों में विद्यमान है। उन्होंने बेहद संवेदनशील और मार्मिक रचनाएं की हैं। ततारा वामीरो कथा उनमें से एक है। यह भी बहुत ही भावुक और संवेदनशील कथा है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। कथा के आरंभ में ही लेखक ने परिचय देते हुए लिखा है कि अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान, जो कि पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। लिटिल अंडमान और निकोबार जब आपस में जुड़े हुए थे तब की कथा है यह ततारा वामीरो कथा। कहानी की समीक्षा शुरू करने से पहले कथा के इस भौगोलिक संरचना को समझ लेना बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए कथाकार ने आरंभ में ही यह स्पष्ट बताया है। कहानी दो गांव पासा और लपाती में रहने वाले युवक और युवती के निश्चल पवित्र प्रेम, रूढ़िवादी समाज की दकियानूसी सोच के बीच उनके एक न हो पाने की असमर्थता और अंततः बलिदान और त्याग के एक दर्दनाक दास्तान प्रस्तुत करती है। हमें भीतर तक झकझोर देने वाली कथा है ये। कार निकोबार और लिटिल अंडमान के विभक्त होने के पीछे जो लोक कथाएं प्रचलित हैं, उन्हीं पर यह कथा आधारित है। उस वक्त वहां पासा और लपाती नामक दो गांवों के बीच विद्वेष, अलगाव और मतभेद के बीच पनपती एक युगल प्रेम कथा का बहुत ही भावुक और सजीव वर्णन इस कहानी में किया गया है। कथा का नायक ततारा पासा गांव का रहने वाला एक सुंदर और शक्तिशाली युवक था और निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। वह एक नेक और मददगार व्यक्ति था, हमेशा दूसरों की मदद को तैयार, अपने गांव की ही नहीं अपितु समस्त द्वीपवासियों की सेवा करना वो अपना कर्तव्य समझता था। अपने इसी प्रेम और त्याग आदि गुणों की वजह से सभी उसका आदर करते थे। दूसरे गांव के लोग भी उसे स्नेह करते थे, विशेष आयोजनों में उसे बुलाते थे। आकर्षक व्यक्तित्व और आत्मीय स्वभाव ततारा की विशेषता थे। यही वजह थी कि सभी उसका साथ पसंद करते थे। ततारा के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए लेखक ने लिखा है कि वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर का थका हारा जब समुद्र किनारे
टहलने के लिए जाता है तो वहाँ के सायंकालीन सुंदर वातावरण में मुग्ध हो जाता है कि तभी उसे मधुर संगीत गीत गूंजता सुनाई देता है। उसे वह धुन अपनी ओर आती हुई प्रतीत होती है। बीच बीच में लहरों का संगीत भी सुनाई देता है। उस प्रभावशाली गायन में खोकर वह अपनी सुध-बुध ही खो बैठता है। पर तभी लहरों का प्रबल वेग उसकी चेतना पर दस्तक देता है और वह चैतन्य होते ही उस गायन से आकर्षित और विवश हो उधर ही बढ़ने लगता है जिधर से वे स्वर सुनाई दे रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। युवती को उस युवक की मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता, पर जब अचानक लहरें उसे भिगो जाती हैं तो वो घबराकर गाना भूल जाती है। तभी ततारा की आवाज उसके कानों में आती है, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने बहुत विनय के साथ कहा। उसे देख युवती के भीतर भी कोमल भावों का संचार होता है, परंतु वह बेरुखी से प्रश्न कर बैठती है कि पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? साथ ही वह यह भी कहती है कि अपने गांव के अलावा और किसी गांव के व्यक्ति को जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, यह भी तुम जानते हो। नायिका के इस जवाब से मालूम पड़ता है कि उस समय दो अलग गांवों में बातचीत शायद संभव नहीं थी, असंभव सी थी। यहाँ लेखक ने दोनों के बीच बहुत ही सुंदर नोक-झोंक भरा दृश्य प्रस्तुत किया है। ततारा का बार बार प्रश्न दोहराना और नायिका का झुंझलाकर मना करना आदि आदि। संवाद के माध्यम से पता चलता है कि नायिका लपाती गांव की है और ततारा को उसने पहले कभी नहीं देखा। ततारा के लगातार हठ पूर्वक उसी प्रश्न पर अड़े रहने पर वह झुंझलाकर कह उठती है, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना कहकर वह जब जाने लगती है तब मानो ततारा को सुध आती है और वह माफी मांगने लगता है, मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। वह ततारा की आंखों में सच्ची विनम्रता देख जाते जाते अपना नाम वामीरो बता जाती है। ततारा उससे कल भी आने का आग्रह करता है, परंतु वह इनकार कर देती है। ततारा उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, जरूर आना। वामीरो रुकती नहीं, भाग जाती है। ततारा उसे देखता ही रह जाता है। यहीं से ततारा और वामीरो के हृदय में प्रेम भावना का उदय होता है। उन दोनों के भीतर एक दूसरे के लिए आकर्षण और प्रीत जन्म लेती है। वामीरो घर तो आ जाती है, परंतु भीतर ही भीतर एक अजीब सी बेचैनी उसे महसूस होती है। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी, परंतु ततारा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता ही रहा। उसने उसकी कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में एक अद्भुत साहसी युवक था, परंतु आज जिस ततारा से उसकी मुलाकात हुई, कुछ ऐसी ही छवि उसके मन में अपने जीवन साथी को लेकर भी थी। सुंदर, बलिष्ठ, बेहद शांत, सभ्य और भोला। परंतु वामीरो को यह भलीभांति एहसास था कि एक दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था, अतः वह उसे भुला देना ही सही समझती है। पर यह आसान कार्य नहीं था। उसके भीतर का प्रेम उसे बार बार उसकी ओर खींच रहा था। इस मुलाकात ने दोनों के ही हृदय को अंदर से व्यथित और उद्वेलित कर दिया था, परेशान। रात बीतने के साथ पुनः दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल थे। ततारा शाम की बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहा था। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। ऐसा उसके जीवन में पहली बार हुआ था। बेसब्री से वामीरो की प्रतीक्षा करता हुआ वह इस बात से सशंकित भी था कि वह न आई तो। लपाती की तरफ टिकी उसकी बेचैन नजरें अचानक वामीरो के आगमन के एहसास से चमक उठी। उसकी खुशी का पारावारी न था। वामीरो की घबराहट और डर से भरी हुई नजरें बचाती ततारा से मिलने आ पहुंची। बहुत घबराई थी, डरी भी थी, पर वो नजरें बचाती हुई ततारा से मिलने आ जाती। दोनों शब्दहीन थे। दोनों के भीतर कुछ बह रहा था।
अर्थात एक पवित्र प्रेम का विकास दोनों के हृदय में होने लगा। निशब्द मुलाकात के साथ ही दोनों फिर जुदा हो जाते हैं। वामीरो वापस घर लौट जाती है, ततारा वहीं खड़ा रह जाता है, निश्चल सा, शब्दहीन सा। लेखक ने दोनों के प्रेम को व्याख्यायित करते हुए लिखा है, दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। परंतु इस मूक प्रेम को शीघ्र ही दुनिया की नजर लगती है। गांव के लोगों को यह भांपते देर न लगी कि और जंगल की आग सी खबर समझ गांव में फैलने लगी। दोनों का संबंध एक गांव के न होने से संभव ही नहीं था, रीति और परंपरा के विरुद्ध था। ततारा वामीरो को समझाया जाता है, परंतु वे अपने प्रेम पथ पर अडिग चल रहे थे। अफवाहें भी फैलती रहीं और उसी समुद्र किनारे पर उनका मिलना भी जारी रहा। इस बीच पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन होता है। वर्ष में एक बार आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में गांव के सभी लोग हिस्सा लेते और शरीक होते हैं। नृत्य संगीत का आयोजन भी होता है। आयोजन आरंभ होने पर ततारा वामीरो को दृढ़ ढूंढ रहा था, उसे उसकी प्रतीक्षा थी। झिझकती वामीरो नम आंखों से अचानक नारियल के झुंड से एक पेड़ के पीछे से आती दिखाई दी। वह आते ही ततारा को देख फूट फूट कर रोने लगी। ततारा यह देख विह्वल हो जाता है। वामीरो का रोना तेज होता जाता है, परंतु ततारा कुछ न कर पाने की स्थिति में ठगा सा खड़ा रहता है कि तभी गांव के कुछ लोग और वामीरो की मां क्रोधित सी आके खड़ी होती है और ततारा को अपमानित करती है। वामीरो अनवरत रोए जा रही थी, लगातार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ततारा के विरोध में आवाजें उठने लगती हैं। ततारा के लिए यह बेहद असहनीय परिस्थिति थी। वह क्रोध से भर उठता है। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ हो रहा था, दुख हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, वहीं अपनी असहायता पर खींच वामीरो का दुख उसे भीतर तक उद्वेलित कर देता है, बेचैन परेशान कर देता है उसे। अनायास तलवार की मूठ पर उसका हाथ जा पहुंचता है। वही तलवार जो सदा उसके कमर में कसी रहती थी, बगल में रखे रहता था, वो कभी बाहर नहीं निकालता था। आज उसी तलवार की मूठ पर उसका हाथ जा पहुंचता है। क्रोध में वह तलवार निकालकर कुछ सोचता है और फिर किंग कर्तव्य विमोड़ की स्थिति में अपने को पाकर अपना क्रोध शांत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति भर जमीन में तलवार घोंप देता है। खींचते खींचते तलवार वह बहुत दूर जा पहुंचता है। जहां तक लकीर खिंच गई थी, अचानक वहां दरार होने लगती है, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी है। एक गड़गड़ाहट से गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयभीत हो जाते हैं। ऐसे दृश्य की तो कल्पना ही किसी ने नहीं की थी। वामीरो धरती के किनारे चीखते हुए दौड़ रही थी, ततारा ततारा, और फिर उसकी चीख उस शोर में डूब जाती है। ततारा दुर्भाग्य से दूसरी तरफ था। द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था, बट चुका था। एक तरफ ततारा और दूसरी तरफ वामीरो। होश में आने पर ततारा को एहसास होता है कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। उसने छटपटाकर दूसरा सिरा जब तक थामना चाहा, पकड़ दूर हो गई और सिर्फ वामीरो की चीख पूरे वातावरण में गूंज रही थी। उधर ततारा का मार्मिक करुण स्वर वामीरो के मुख से गूंज रहा था। लहूलुहान ततारा कटे हुए द्वीप से कहां गया किसी को नहीं मालूम। उधर वामीरो भी पागल सी होकर खाना पीना त्याग कहां किस दुनिया में खो गई, किसी को कुछ भी पता नहीं। लोगों ने ढूंढने की कोशिश की पर वो नहीं मिली। एक बहुत दुखद अंत के साथ, बहुत ही दुखद अंत के साथ ततारा वामीरो का प्रेम का अंत हो जाता है। आज घर घर में उनके प्रेम की यह कथा सुनाई जाती है। निकोबारियों का मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो दो टुकड़े हुए, उसमें से दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। कहानी का अंत करते हुए लेखक ने लिखा है कि निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामीरो की त्यागमय मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। कथा बहुत महान संदेश के साथ खत्म होती है कि इस युगल
के प्रेम बलिदान की वजह से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लोगों ने रूढ़ियों को तोड़कर पुरानी परंपराओं और मान्यताओं से बाहर निकलकर अपनी आधुनिक मानसिकता का परिचय दिया और उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दिया। पर कथा हमें भीतर तक विचलित भी करती है कि क्या बलिदान के बिना यह परिवर्तन नहीं होना चाहिए था? क्या ततारा और वामीरो जैसे निश्चल हृदय को रूढ़ियों की बलि चढ़े बिना समाज में परिवर्तन नहीं आने चाहिए? कितना सुखद होता कि यह बदलाव उनके रहते हो जाता। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि बलिदान उनका व्यर्थ नहीं हुआ, लोगों की सोच बदल गई। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। परंतु फिर भी इस कथा के माध्यम से एक चेतना और मस्तिष्क पर दस्तक देती है कि समय रहते रूढ़ियों को तोड़ देना आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई ततारा और वामीरो ऐसी दुखद अंत के बजाय एक सुखद भविष्य पा सके। रूढ़ियां बोझ बन जाएं तो उन्हें तोड़ देना ही अच्छा है। यह एक बहुत बड़ा संदेश इस कथा में निहित है। बच्चों, कहानी के मर्म को आपने अच्छी प्रकार समझ लिया होगा। भाषा और शिल्प की दृष्टि से भी यह कहानी बेहद मजबूत और उत्कृष्ट है। मंडलोई जी की यह कहानी हमें एक बेहतर सोच और दृष्टि प्रदान करती है। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको यह कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।